नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी7 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे चलेंगे मुद्दे की ओर, क्योंकि पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए अंतरिम शांति समझौते के बाद जिस औपचारिक वार्ता का इंतजार किया जा रहा था वो अब टल गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली अहम बैठक को आखिरी समय में रद्द कर दिया गया, जिससे इस समझौते के भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान ने हाल ही में एक अंतरिम समझौते पर सहमति बनाई थी, जिसका उद्देश्य महीनों से चले आ रहे तनाव और संघर्ष को समाप्त करना था। और इस समझौते के तहत दोनों देशों को अगले 60 दिनों के भीतर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना था। और इसके लिए स्विट्जरलैंड में पहली औपचारिक बातचीत प्रस्तावित थी, और जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधियों को आमने सामने बैठकर आगे की रणनीति तय करनी थी। लेकिन लेबनान में बढ़ते संघर्ष ने इस पूरी प्रक्रिया को संकट में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दक्षिणी लेबनान में हिंसा एक बार फिर तेज हो गई है, और इजरायली हवाई हमलों और जवाबी हमलों के बाद कई लोगों की मौत हुई। और ईरान का आरोप है कि लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई शांति समझौते के भावना के खिलाफ है। यही वजह है कि तेहरान ने फिलहाल आगे की वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ आदित्य जी जुड़े हुए हैं। आदित्य शेष जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे बात करके समझेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार आदित्य जी, स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। अब आदित्य जी की बात बताएं हम, तो वो एक, आपको हमारी आवाज आ रही है? एक सेकंड रुकिएगा आदित्य जी, अभी आवाज ठीक कर रहे हैं, अभी आपके पास आवाज पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले दर्शकों, आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जो अमेरिका ने और ईरान ने जो शांति वार्ता की बात रखी थी, जो हस्ताक्षर हुए थे, उसको इजराइल ने एक पल में जमीन ध्वस्त कर दिया है। इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है, जो एक डजन से ज्यादा लोगों की जो जानें गई हैं, वो इस हस्ताक्षर के बाद गई हैं। और इसके बाद मुद्दा और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तस्वीरें यही बयां कर रही है कि मध्य पूर्व तनाव जितना आसानी से अब दिख रहा था खत्म होते हुए, उतना आसानी से खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये समझना होगा कि इन छोटी छोटी चीजों पर, या यूं कहूं इन बड़ी बड़ी बातों पर, भारत पर भी काफी हद तक असर पड़ सकता है। इसीलिए इस मुद्दे पर बात करना, इस मुद्दे के बारे में आपको बताना दर्शकों बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई समय ऐसा गलत नहीं होगा जब इस मुद्दे पर बात की जाए और इस मुद्दे पर जनता जनार्दन के साथ जो है जानकारी साझा की जाए, क्योंकि आज के समय में हर चीज की जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मध्य पूर्व तनाव जैसे तनावों की तो जानकारी रखना हद से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी भी मुश्किलें देश के किसी कोने में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, उसका असर दूसरी धरती के दूसरे हिस्से की तरफ भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर समझना यह होगा कि जितनी भी चीजें हैं, इस घटनाक्रम का असर इतना बड़ा रहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा भी रद्द करनी पड़ी। और बताया जा रहा है कि उनका स्टाफ और मीडिया प्रतिनिधि एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे, लेकिन अंतिम समय में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अब चलिए सीधा चलते हैं, हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। आदित्य जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, बात बिल्कुल आ रही है, धन्यवाद जी। एक बार फिर से आपका आदित्य जी बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। यहां पर आदित्य जी, जिस तरीके से हमने देखा कि G7 में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने सीधे तरीके से ये कहा कि कभी भी भारत पर मुसीबत आएगी तो अमेरिका खड़ा है। लेकिन अभी तो यहां पर अमेरिका के लिए मुसीबतें आ चुकी हैं। तो पहले जब वो कहते हैं ठीक है, सुन लेते हैं, अच्छा लगता है, मगर अंत में हमें खुद अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए। ये सब चीजें जो है अन्य देशों पे नहीं छोड़ा जाता। अन्य देशों के लिए सिर्फ राजनीतिक कूटनीति में आप दबाव डाल सकते हो तो स्वागत है। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, हम उसके स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। किसको किसको नहीं चाहिए और एक मिनट, तो ऐसे ही सोच लेते हैं। अब देखिए, इनका जो समझौता है ये एक एमओयू के रूप में है, और ये कितना स्थिर होगा, कितना स्थायी होगा, ये हमें देखना है। और आपको याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में भी हमने यही कहा था जी कि एक हस्ताक्षर करने के बाद क्या शांति आएगी
और शांति जब आती है तो क्या ये युद्ध सुलगता रहेगा? देखिए, कोई भी युद्ध में वॉर इकोनॉमी कहा जाता है। वॉर इकोनॉमी को खुद के लाभ होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वॉर के कारण सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। युद्ध के कारण कुछ ऐसे आर्थिक व्यवस्था है जो पकता भी है, मतलब उसका वृद्धि भी होता है। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ही नाजुक है, और ठीक है, इनका एक समझौता हो गया। आज सुबह वापस इसराइल ने एक लेबनान के ऊपर की, और ईरान ने उस पर आपत्ति जताई। यहाँ क्या है, मियाँ बीबी और काजी तीन इसमें किरदार है। अब मियाँ बीबी राजी भी हो गए, अगर काजी मना कर दिया तो समस्या हो जाएगा। तो तीनों का कोऑपरेशन चाहिए, सहभागिता चाहिए, और अपने दोनों पार्टी को अपना परिसीमा भी रखना चाहिए। तो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही जटिल है, मैं कहता हूँ, और हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और इस युद्ध में कौन सा अर्थव्यवस्था को ज्यादा लाभ मिला ये भी हमें सोचना पड़ेगा, और किसको नुकसान हुआ ये भी सोचना पड़ेगा। हमारे भारत के लिए सतर्क का समय है, हमारे भारत के लिए विकल्प का समय। जी आदित्य जी, जैसे कि आप एक तरीके से आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं, आपको आर्थिक नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा था, दावा किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप का कुल नुकसान हुआ है यहाँ पर, अमेरिका का कुल नुकसान $370 बिलियन के करीब बताया जा रहा था कि यहाँ पर $370 बिलियन के करीब का नुकसान हुआ है। अब अगर ये जो इजराइल ने तो चली हरकत कर दी है, ये कार्रवाई कर दी है, ईरान पर फिर से हमला बोल दिया है, अब ईरान जो है वो नाराजगी जताएगा, क्योंकि ईरान तो अपने घुटनों पर पहले भी नहीं आया था, हमने इस बात पर भी चर्चा करी थी। ईरान अपने घुटनों पर नहीं आएगा। तो क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को अब मजबूरन इस युद्ध को आगे रखना पड़ेगा, या डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकेंगे। अमेरिका जो है बहुत बड़ा देश है, अर्थव्यवस्था भी बहुत है, उनके पास काफी हथियार, साधन, सामग्री, सब कुछ है। और ये सोचिए कि आज के तारीख में अमेरिका ने इस युद्ध पे खर्च जरूर किया है, मगर दूसरे साइड में तेल का सबसे बड़ा निर्याती भी है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि तेल के निर्यात से आता हुआ पैसा को युद्ध में खर्चा कर दिया, और इसके कारण अमेरिका का वर्चस्व भी बढ़ गया है, और डॉलर भी काफी अप्रिशिएटेड है इसके कारण। और एक अमेरिका जो जिसको लोग थोड़ा हल्के लेते थे, आज वापस शक्तिशाली दिखाई दे रहा है। अब ईरान को अपने फायदे भी है इसमें। अगर ये युद्ध खत्म हो गया तो ईरान में एफडीआई आ जाएगा। ईरान के एविएशन सेक्टर, जो विमान सेक्टर है, वायु सेक्टर है, उसमें भी उनका लाभ होने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये हॉर्मुज से जो निकलने वाला जो तेल है, उसके ऊपर एक टोल टैक्स लगाया जाएगा, यानी कि एक फी लगाई जाएगी। तो देखिए, इसके प्रो एंड कॉन है, इसमें राजनीति भी जुड़ा है, इसमें वर्चस्व भी जुड़ा है, यहाँ पे दबाव भी जुड़ा है, यहाँ पे अपने अपने कंपनियां जिनकी फायदा होने वाले हैं। अब देखिए, अगर एविएशन सेक्टर खुल गया तो बोइंग का फायदा होगा, एयरबस का फायदा होगा। ऐसे मतलब इसके इतने सारे पहलू है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि युद्ध समाप्त हो गया। मुझे तो लगता है, चलिए, इन्होंने हस्ताक्षर कर दी, आज छोड़ दिया, कल वापस शांति बनी रहेगी, कुछ कुछ होगा भी, मगर ये इट इज लाइक सिटिंग ऑन अ पाउडर केक, कि ये सुलगता रहेगा। ये इसी बात का मुझे चिंता रहता है कि ये सुलगता रहेगा। और जब सुलगता है ना, जब मान लीजिए आप कहीं रोड पे चलते हो और अंगारे सुलग रहे हैं, तो आपको आपके कदम और पग देख देख के चलना पड़ता है। तो इसका एक चिंता रहता है। जी आदित्य जी, जिस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप दावे करते हैं, वो वर्ल्ड लीडर की बात करते हैं, अभी एक इनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जब वो G7 की मीटिंग में जाते हैं और बोलते हैं कि आई एम द बॉस एंड द बॉस इज हेयर, मतलब हाँ जी, वो ऐसे दावे करते हैं। फिर भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या बोल रखा है, तो चलिए पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन अब अभी जो इस वक्त जो स्थिति है, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप
ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर काफ़ी ज़्यादा टॉप पर दिखाई दे रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहे थे। मतलब उन्होंने कुछ ऐसी स्थिति बना दी थी या बताया गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो ये युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से बात करने में असफल हैं या इजराइल बात नहीं मान रहा है डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, ये 2020 मैच जैसा है। जी पहला ओवर में लगता कि हमने लीड लिया, दूसरा ओवर में लीड गवा दिया, तीसरा ओवर में हमने लीड लिया, तो हर दिन एक ओवर बन गया है। और ये हर दिन में हर कोई किरदार अपना अपना काम कर रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसराइल के नजरिए से आप देखोगे ना, मैं खुद इसराइल गया हूँ और बॉर्डर तक गया हूँ, और बॉर्डर पे इतना डर रहता है कि लेबनान से कहीं एक बुलेट ना आ जाए, और बॉर्डर गार्ड्स हमें कहते हैं कि आप इतना दूर मत जाइए, वहां से निकल जाइए। तो देखिए, वो भी रोजमर्रा जी अपनी जिंदगी और मौत देख रहे हैं। तो इसराइल भी अपने जो नागरिक हैं उनके लिए सोचेगा, और काफी दिनों से लेबनान से प्रॉब्लम होता जा रहा है, तो इसराइल को भी एक शांति की पथ चाहिए ताकि वो अपना प्रगति करे। तो देखिए, हर एक इसमें जो किरदार है वो अपने अपने डोर खींचते रहेंगे, और आज आपको लगेगा कि ये शक्तिशाली बन गए, दूसरा दिन और कोई करेगा, तीसरा दिन और कोई करेगा। इसीलिए जैसे मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट अनसर्टेनिटी। ऐसे परिस्थिति में हम भारत जैसे देश क्या करें? हमें तो विकल्प ढूंढना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे सबके साथ है, सबका विकास चाहते हैं, सबका मित्र है हम। इसराइल से भी बात करनी पड़ेगी। अगर अभी ईरान का तेल लेने के लिए एम्बार्गो, ऐसा लगता है कि एम्बार्गो निकल गया, सैंक्शन निकल गया, ईरान से तेल लेना पड़ेगा। और हमें भी अपने रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो गोबर गैस हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो हाइडल पावर हो, बढ़ा कर 20% तो हम लेके आ सकते हैं। हमें करना चाहिए। और कूटनीति में, राजनीतिक और कूटनीति में हमें सबके साथ संबंध बना के रखना है। हमारे लिए कोई भी हमारे दुश्मन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि दोस्त भी है। तो मित्र और दुश्मन ऐसा कुछ नहीं है। दिन बाय दिन जो होता है वो देखे रहना है और सतर्क रहना है। वी हैव टू प्ले द गेम विद एवरीवन। चलिए आदित्य जी, एक अहम सवाल पूछूंगा जिसको पूरी दुनिया शायद जानना चाह रही है, भारत के लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इसी तनाव के चलते तो भारत में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहा है। सवाल ये पूछूंगा, सवाल ये है मेरा कि अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो हस्ताक्षर किए गए थे इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप थे जो 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानेगा तो हम बमबारी कर देंगे। लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप थे जो बाद में हस्ताक्षर करते दिखाई दिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शायद जो पक्के यार बने थे इस वक्त, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप की ना सुन के सीधा हमला कर दिया। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था कि ये युद्ध का अंत युद्ध की है, मतलब ये मतलब चलता रहेगा, आपको याद होगा जी तो ये हस्ताक्षर होना ठीक है, अच्छा लगता है, सब सही है, मगर ये अंत नहीं है, सुलगता रहेगा। और इसराइल जो है अपनी काम करेगी। आज तक इसराइल सब कुछ अमेरिका का सुनता रहा है, या ये भी पता नहीं कि क्या अमेरिका इसराइल का सुनता है, क्योंकि वो दोनों साथ में है। मगर जब अपना अपने 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 नागरिकों का हित में लोगों को काम करना है, तो ऐसा कुछ तो होगा ही, मतलब ऐसा ही होगा। तो मतलब मुझे कोई भारत इसमें महंगाई की मार आगे भी आश्चर्य झेलेगा? मुझे नहीं लगता। भारत महंगाई की मार ये आगे भी देखिए, झेलेगा? ये अभी महंगाई, देखिए महंगाई बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी ना, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में बढ़ा है महंगाई, क्योंकि हर चीज के लिए आपको तेल चाहिए, जी कुछ भी हो, कोई भी देश हो। अभी तो देखिए, अभी विंटर आने वाला है कुछ महीनों के बाद। अगर यूरोप में फ्यूल नहीं मिला, ईंधन नहीं मिला, तो यूरोप के लोग ठंडी से मर जाएंगे, क्योंकि उनकी जो हीटिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग नहीं होता है, वहां गैस से हीटिंग होता है। तो सोच लीजिए, अगर गैस का माध्यम रुक गया, चैनल रुक गया, तो लोग ठंड से मरेंगे यूरोप में। वैसे ही हर एक देश इससे गुजर रहा है, और हर देश में महंगाई की समस्या सबके सर के ऊपर खड़ा है। सभी देशों ने तेल का भाव ऊपर खींच लिया है, और 50-40% भी खींच लिया, ऊपर उठा दिया है, बढ़ा दिया है। हमारे देश में 10% ही हुआ है।
तो 10% भी नहीं, 7-8% हुआ है, तो समस्या तो रहेगा। और जिस दिन जो तेल का भाव 80 से नीचे 70 तक आ जाएगा ना, ये इन्फ्लेशन आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे पहला था, जो हमारे 4%, 3.5%, 4% पे चल रहा था, आज 4.8% पे चल रहा है, थोड़ा और भी बढ़ सकता है। तो जिस दिन ये समाप्त होगा, तब तक उस दिन इन्फ्लेशन भी खत्म हो जाएगा। तो तो लेकिन तब तक आदित्य के जी, लिए हमें आदित्य जी, जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि और भी महंगाई बढ़ेगी, एक होता है कि बढ़ सकती है, बढ़ लेकिन आप सकती कह है। रहे हैं कि बढ़ेगी। अगर अगर चलिए मान लीजिए एक बारी को कि महंगाई बढ़ती है, तो फिर विपक्ष आ जाएगा सब कुछ उठा के कि यहाँ पर ये मोदी की, पीएम मोदी जी की गलती है, प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की असफलता है। थोड़ी अगर वो तो भारत की देखिए राजनीति विपक्ष की का, बात कर ले। नहीं नहीं, देखिए विपक्ष का क्या काम है। विपक्ष के दो काम हो सकते हैं, या तो जो संदर्भ है उसको समझकर और अपने जो हित को थोड़ा साइड में रखकर देश के हित के बारे में सोचकर सरकार के काम के साथ काम करना, और सिचुएशन जैसा है, जो हालात हैं, उसको लोगों को समझाना, ये विपक्ष का एक काम है। और कहा जहां सरकार की गलतियां हो, उसको उसे लेकर उसके ऊपर विवाद करना, उसके ऊपर तर्क करना, ये विपक्ष का काम है। मगर अगर विपक्ष ये सोचता है कि मेरा काम ऑप्टिकल तर्क में या ऑप्टिकल आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट तर्क भी नहीं करूंगा, मैं उसको आर्ग्यूमेंट कहूंगा, जी। और आर्ग्यूमेंट के वजह से मेरे टीआरपी बढ़ेगी, और टीआरपी के कारण मुझे मतदान मिलेगा, वोट मिलेगा, तो विपक्ष वो काम करेगी। उसको उसको हम लेवल 1 पॉलिटिक्स, लेवल 2 पॉलिटिक्स कहते हैं। लेवल 1 में हमें तर्क आर्ग्यू ही करना है, आर्ग्यू से आवाज बनानी है, आवाज बनाने से वोट हमें जिताना है, तो वो कब करेंगी ना। हमें नागरिक के रूप में हमें सोचना चाहिए, ये लेवल 1 की काम कर रहा है या लेवल 2 का काम कर रहा है। अगर लेवल 2 का काम कर रहा है, मैं मानता हूं वो विपक्ष का सही काम है। अगर लेवल 1 कर रहा है, तो विपक्ष अपनी रोटियां बेल रही है, जो हम देखते रहते हैं। जी। तो वो उस लेवल के पॉलिटिक्स में वही होगा। दैट इज कॉल्ड द नॉइस। नॉइज से आप आगे ऊपर बढ़कर जब आप थॉट में जाते हो, चिंतन में जाते हो, तो आप ऐसे ही बर्ताव करोगे। अभी तक वो नहीं है, अभी तक नॉइज है, तो हमें समझना पड़ेगा। अगर हम नागरिक हम उनको बोलते कि भाई आप नॉइज कर रहे हो, ठीक है, आपका कारोबार है, आपके रोटियां आपको बेलना है, ठीक है, हमने समझ लिया। देखिए, आप अगर आप वो कहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो नॉइज निकल जाएगा, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है जी। उनको। जब तक जब जब फायदा होता है तब करेंगे, अगर फायदा नहीं है तो क्यों करेंगे भाई। तो चलिए, आप यहाँ ये कह रहे हैं सीधे तरीके से कि विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, भारत को एक होकर काम करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल टीम इंडिया की तरह बिल्कुल काम करना बिल्कुल चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल टीम इंडिया की तरफ, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। ये परिस्थिति ऐसा नहीं है कि विभाजित घर में लोग आपस में अंडे फोड़े। टू एज एन एग्जाम्पल, एक दूसरे के पे हल्ला बोलकर कोई फायदा नहीं है। अरे देश के सामने, विश्व के सामने संकट आया है भाई। सर के ऊपर संकट मंडरा रहा है। इस संकट में अगर आप अंडे ही फोड़ना चाहते हो, तो ठीक है, हम समझ लेंगे। अगर आपके बुद्धि में अच्छी तरह सोचने का वो मार्ग आया, दिशा लगता है आपको, आपके आंखें खुले, तो वो भी सही है। वो तो हम उसका प्रोत्साहन करेंगे, और हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे ना। जी। देखिए, भारत का जो नागरिक है ना, भारत का नागरिक पहला जैसा नहीं है। ये देखिए, ये समझना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया है, सबको शिक्षण मिल गया है, सब सोचने लगे हैं। और जो गरीबी है वो भी ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि और गरीब का प्रॉब्लम है। तो सब अपने अपने सोचने लगते हैं, और उसके हिसाब से जब नागरिक या उस व्यवहार के तरफ, उस मनस्थिति की तरफ जाएंगे, ये लोग भी बदलेंगे। चलिए आदित्य जी, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों की कल्पना में है ये सवाल कि ऐसा कौन सा देश है, क्या वो अमेरिका है, ईरान है, या इजराइल है, कि अगर वो एक कदम पीछे ले ले तो ये युद्ध जो है झटके में रुक सकता है? या फिर ऐसा कौन सा देश है जो एक कदम और आगे बढ़ा दे तो भी ये युद्ध झटके में रुक सकता है? देखिए, यूएस ऐसा देश है जो एक कदम बढ़ाने से पूरा सबको सर्वनाश कर सकता है। मगर क्या वो करेगा?
क्योंकि वो करेगा तो उसके प्रतिक्रिया भी होगा। जी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिसाइल मार दिया उससे कुछ भी, जो भी यूएस करेगा उसका प्रतिक्रिया ईरान भी करेगी, जो इसराइल करेगा उसका प्रतिक्रिया लेबनान भी करेगा। अगर सभी पार्टियों ने एक कदम पीछे ले लिया तो शांति बनी रहेगी, कम से कम शांति बन रहा है ऐसे दिखेगी। तो ये सभी पार्टियों को समझना है, मगर जब तक लोग अपने अपने फायदा देखते रहेंगे इन तीनों किरदारों में, तो तब तक ये सुलगता रहेगा। तो इसके लिए एक उसमें भी वन टीम होनी चाहिए। भाई हमारी वजह से दुनिया को तकलीफ हो रहा है, पर अभी ऐसा नहीं है ना। अभी हर पार्टी को अपना दबदबा बनाना है, वर्चस्व बढ़ाना है, सबको अपने अपने समस्याओं का समाधान भी ढूंढना है। देखिए इसराइल भी सोच रहा है अगर मैं लेबनान को बॉम्ब करके निकाल दूं तो हिजबुल्लाह का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, वो अपने नागरिक शांति शांति से रह पाएंगे। अमेरिका अपने हित से सोचता है और ईरान तो अपने हित से सोचता है। तो जब तक ये तीनों, या तो फिर सब लड़के मार के सब कुछ खत्म कर दिया, सबके पैसे खत्म हो गए, तब शांति होगा। तो तीन चार ऐसे सिचुएशंस है जो जब वो बनेगा तब शांति बनेगी। मगर अब तो हमें सतर्क से रहना पड़ेगा, अशांति आने वाली है ये समझना पड़ेगा, और अनेक विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, और इसको कैसा आगे लेके जाना है ये हमें सोचना पड़ेगा। इट आदित्य इज जी, जिस कॉम्प्लेक्स, तरीके से, इट इज कॉम्प्लेक्स क्योंकि जी जी बोलिए बोलिए। इट इज इट इज कॉम्प्लेक्स क्योंकि हर एक दिन देखिए, अगर आपका मैथमेटिक्स इक्वेशन में वेरिएबल्स बदलते रहते हैं रोज रोज, तो आप क्या करोगे? आप कितने वेरिएबल को एडजस्ट करोगे ना? मतलब बदलता रहा है, हर हर एक चीज बदलता रहा है, तो उसमें स्थिरता आएगी नहीं। मगर आज हमको उसका अध्ययन करके हमें ये सोचना है कि रोज रोज ये बदलेगा, रोज रोज न्यूज़पेपर में आपकी जो सुर्खियां हैं वो बदलेंगे, पर अपने को अपना जीवन चलाना है, आगे भी जाना है। मगर जब मैं देखता हूँ, पूरे विश्व को देखता हूँ, आज भी भारत जो है कहीं अच्छा सिचुएशन में ही है, क्योंकि बाकी देशों में आपको देखना पड़ेगा कि कितनी तकलीफें हो रही है। अभी विंटर आने दीजिए ना, देखेंगे अब क्या होगा। यूरोप में तो हलचल मच जाएगा जी। मतलब सर्दियों का मौसम आते ही ये मध्य पूर्व तनाव काफी ज्यादा चरम पर पहुंच जाएगा, मुश्किल और बढ़ा देगा। या बाकी बाकी देशों के लिए तो मुश्किल अब बढ़ा देगा। हम तो मुश्किल से गुजर ही रहे हैं। और आज भी देखिए, आज मैंने कुछ होटल में मैं गया था और पूछे भाई अभी गैस का प्रॉब्लम कैसा है, तो होटल वाले कहते हैं अभी गैस का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। जिसने भी पीएनजी लगा दिया उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। अभी एलएनजी का भी दिया है, ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स भी मिल गए हैं। इसके साथ जीना हमें सीखना पड़ेगा, और एक दिन होगा, सब कुछ सही होगा। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 कितने साल चले। जी। ये वर्ल्ड वॉर 3 है भाई, ये वर्ल्ड वॉर 3 है। यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इसराइल और लेबनान का वॉर चल रहा है। मतलब अब लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए, क्यों? लोगों को अब आदत डालनी चाहिए। चाइना ताइवान का, जी जी जी, चाइना ताइवान में तनाव तो है ही। तो हमारे यहाँ पे भी भारत और भारत के जो इर्द गिर्द में जो देश है वो भी हमें तकलीफ दे सकते हैं, और हमें भी सतर्क रहना है। तो ये समय जो है ना, पूरा एंटेना ऊपर उठा दो, कान खोल दो और निगरानी रखो, अपने बॉर्डर को संरक्षित रखो, और जो घुसपैठी आए हैं डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट करो, ऐसे ही होगा। और देखिए, जब सरकार ऐसे कदम उठाते हैं ना, तो हमें ये मानवता और लिबरलिज्म, इसके बारे में क्या, हर चीज का सीमा होता है। मानवता और लिबरलिज्म के नाम पे घुसपैठियों को आने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका सोचने का ढंग और हमारे सोचने का ढंग अलग है, सभ्यताएं अलग है। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसमें अगर कोई बोलेगा कि मेरे प्यारे बांग्लादेशी वापस चले गए, मैं क्या कहूँ उनसे? मतलब वो या तो उनके हित में ही है वो, या उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस एक्सेसिव लिबरलिज्म जो है, इसको हमें थोड़ा कंट्रोल में रखना। चलिए आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर ये समझ आ सकता है कि आप अपने दरवाजे को बंद कीजिए, अपने खिड़की पर खड़े रहिए और अपने आस पड़ोसियों पर नजर रखिए। यहाँ पर दरवाजे का मतलब बॉर्डर था, खिड़कियों को बंद करने का मतलब बॉर्डर को सिक्योर करना था, और आस पड़ोसी का मतलब अड़ोसी पड़ोसी देश था। क्योंकि जैसा कि हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है और अब आदत डाल लेनी चाहिए। और जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत के
पड़ोसी पड़ोसी देश जो हैं वो भी खतरा बन सकते हैं। और पाकिस्तान कितना बड़ा खतरा बनता रहता है भारत के लिए, ये तो पूरी दुनिया देखती है। फिलहाल दुनिया की नज़र अमेरिका, ईरान, इजराइल और लेबनान के घटनाक्रम पर टिकी हुई है। एक तरफ शांति की कोशिशें जारी हैं तो दूसरी तरफ से क्षेत्रीय संघर्ष उस प्रक्रिया को बार बार चुनौती दे रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कूटनीति जंग पर भारी पड़ती है या फिर पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े संकट की ओर बढ़ता है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। पश्चिम एशिया तनाव से जुड़े हर बड़े मुद्दे के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।